back on your own YouTube channel e-commerce. So then don't forget like and subscribe your own YouTube channel. And this is the next part of basic accounting terms. We have already discussed many points from this topic. हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो पॉइंट्स है, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, वो ऑलरेडी कवर किए हैं. सो इफ यू हैव नॉट सीन, सो गो ऑन द प्लेलिस्ट एंड प्लीज चेक इट. ओके. And now let's start this class. And in this class we shall discuss. इस class में हम discuss करेंगे discount. छूट किसे कहते हैं? As we already know that when any seller relieves some amount on the price to the customer is called discount. जब कोई भी विक्रेता किसी भी जो प्रिंट प्राइस होती है उससे कम मूल्य पे कोई भी वस्तु विक्रेता को देता है, देन हम कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो हमें डिस्काउंट में, ये जो कमोडिटी है वो हमें डिस्काउंट में मिल गई है. So as you always hear this word discount. So today we shall see. आज हम देखेंगे डिस्काउंट कहते हैं किसे. Now look at the blackboard. It is a rebate or an allowance given by a seller to the buyer. जो डिस्काउंट किसे कहते हैं? जब कोई भी विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई भी छूट दी जाती है लिस्ट प्राइस में किसी भी वस्तु के, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. एज और या इट इज टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. जो डिस्काउंट होते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के मेनली होते हैं. फर्स्ट इज हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे कि हम व्यापारिक छूट कहते हैं. एंड सेकंड इज होता है कैश डिस्काउंट, जिसे हम लोग नगद छूट कहते हैं. ट्रेड डिस्काउंट के नाम से पता चलता है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है. एंड ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री हम कभी भी बुक में नहीं करते, बट ऑलवेज डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. लेकिन जो मूल्य होता है, उसकी जो प्राइस होती है वो जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से लेस कर देते हैं. सेकंड होता है हमारा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज मेंशन इन द जनरल एंट्री ऑफ द बुक. जो कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट ही नगद में छूट दी जाती है, सो इस छूट का जो लेखा होता है वो हम जनरल एंट्री में करते हैं. Now let's see trade discount. When discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage, या तो निश्चित दर से दिया जाता है और लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, और कैटलॉग जो वस्तुओं की मूल्य की सूची होती है उस पे दिया जाता है. ऑफ द गुड्स वस्तुओं की, इट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट. उसको हम लोग व्यापारिक छूट कहते हैं. जब कोई भी विक्रेता क्रेता को किसी भी वस्तु की मूल्य सूची पर जो छूट देता है, कैटलॉग प्राइस पे जो छूट देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और जो व्यापारिक छूट होता है उसे हम कभी भी जनरल एंट्री में, उसकी जो एंट्री होती है वो पास नहीं करते, बट जो अमाउंट होती है वो डिडक्ट कर दी जाती है. नाउ लेट्स सी कैश डिस्काउंट. व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय टू द कस्टमर फॉर मेकिंग पेमेंट इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट. जब कोई भी विक्रेता क्रेता को किसी एक निश्चित समय सीमा के अंदर पैसे भुगतान कर देने पर छूट देता है, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन को 10 लाख रुपए उधार दिए, 10 लाख का सामान बेचा, मिस्टर मोहन ने सोहन को बेचा. ओके. एंड मोहन ने कंडीशन रखी कि इफ यू हैव रिटर्न माय मनी विद इन 6 मंथ, यदि आप मेरे पूरे पैसे को 6 महीने के अंदर रिटर्न कर देते हो, सो आई शैल गिव यू 10% डिस्काउंट. यदि सोहन ने मोहन के पैसे 6 महीने के अंदर रिटर्न कर दिए तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख का रिबेट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. देन सोहन को मोहन को सिर्फ 9 लाख रुपीस ही देने हैं. एंड जो 1 लाख की जो छूट दी है मिस्टर मोहन ने सोहन को, उसका जो लेखा है वो जनरल अकाउंटिंग में, जो अकाउंटिंग बुक है उसमें हम पास करते हैं. एंड इन द ट्रेड डिस्काउंट का लेखा कभी भी जनरल अकाउंट में पास नहीं करते, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का रूल है कि इसका जो लेखा है वो बुक में पास नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए sold a commodity for the 10,000 rupees at the 10% trade discount. मिस्टर मोहन ने 10,000 रुपए की वस्तु बेची, जिन्होंने उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया. ओके, ऑलवेज रिमेंबर 10% ट्रेड डिस्काउंट. व्हेन वी पास द जनरल एंट्री, सो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट. एंड 10,000 का 10% हो गया हमारा 1,000. So 10,000 minus 1,000 is equal to 9,000. 10,000 में से 1,000 हमने लेस कर दिया, then 9,000 ही बचा. So कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट. then 9,000 हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे. जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जब हम नरेशन लिखते हैं, देन उसमें हम मेंशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट. हमने जनरल एंट्री में, हमने नरेशन में मेंशन किया कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है.
बट जो ट्रेड डिस्काउंट की होती है उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करते। एंड कभी कभी एक थर्ड भी आता है हमारा स्पेशल डिस्काउंट। सो इन दिस हेड आई हैव नॉट मेंशन दैट फिक्स्ड स्पेशल डिस्काउंट। सो स्पेशल डिस्काउंट जो विशेष छूट होती है वो हमेशा विशेष ग्राहकों को ही दी जाती है, उसका भी लेखा जनरल एंट्री पास किया जाता है। बट जो स्पेशल डिस्काउंट है वो मेनली देखने को नहीं मिलता हमें। बट आप जानो कि 3 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड yes and next is bad debts. Bad debts किसे कहते हैं, डूबाधड़ी किसे कहते हैं। ओके, सो bad debts it is the amount that becomes recoverable from a debtor। जो bad debts किसे कहते हैं, जब किसी भी डेप्टर से प्राप्त हो, जो हमारी जो राशि प्राप्त होने की उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं bad debts। एज वी ऑलरेडी नो दैट जो डेप्टर कौन होता है, जो हमें पैसे देगा, जिससे हमने उधार सेल किया, उधार बेचा हुआ है, वो हमारा डेप्टर होता है। लाइक परचेजर ही हमारा डेप्टर है। एंड डेप्टर हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड जाता है क्योंकि उससे हमें पैसे लेने हैं। जब किसी भी डेप्टर से हमें पैसे मिलने की जो उम्मीद रहती पूरी खत्म हो जाती, पैसे हमारे डूब जाते, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सो दैट इज द अमाउंट दैट बिकम्स रिकवरेबल, जो रिकवर होने की कंडीशन में नहीं है, उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। एंड बैड डेब्ट्स इज द लॉस ऑफ द कंपनी। सो वी ऑलवेज शो बैड डेब्ट्स in the debit side of the profit and loss account. And when we prepare a balance sheet, so always deduct from the debtor, okay। so जो हमारा bad debt से पहले तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं, और इसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको डेब्टर में से लेस कर देते हैं, क्योंकि अब तो वो हमारा लॉस हो गया। जो पैसे हमें मिलने थे डेब्टर से वो अब पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए को 5,000 का कोई सामान है जो सेल किया, एंड मिस्टर ए गिव अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट ही विल रिटर्न माय मनी आफ्टर 6 मंथ। उन्होंने मुझे एक बिल लिख के दिया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वे 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ ही विल पे माई ऑल मनी। तो उन्होंने क्या कहा कि 6 महीने बाद मेरे सारे पैसे रिटर्न कर देंगे। बट जब 6 महीने हुए देन उन्होंने कहा कि आई हैव नो कंडीशन दैट आई विल रिटर्न योर मनी, कि मेरी अब ये कंडीशन नहीं है कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर सकूं। सो वो जो 5,000 थे वो तो मेरे बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब वो तो मेरे पूरे डूब गए, वो हमारे इकवरेबल हो गए, एंड इकवरेबल हो गए हमारे। सो वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। तो बैड डेब्ट्स है तो पीएल के हमारे डेबिट चला जाएगा, और जो डेप्टर है उनके ऊपर ऑलरेडी मेरे 40,000 थे, तो 40,000 में से 5,000 लेस कर देंगे, सिर्फ 35,000 हमारे डेप्टर की अमाउंट रह जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर बैड डेब्ट्स से कहते हैं जिस धन की प्राप्ति, मतलब जिस पैसे की प्राप्त होने की उम्मीद पूरी खत्म हो जाती, जो पैसे किसी भी कंपनी के डूब जाते हैं, उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, दिवालिया किसे कहते हैं। दिवालिया हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे पैसे रिटर्न करने की कंडीशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने मुझसे 5 लाख रुपीज लिए, एंड अब उनकी जो कंपनी थी मिस्टर बी की पूरी तरीके से डूब गई, एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे ले रखे थे। अब उनकी कंडीशन नहीं है कि वो पैसे को रिटर्न कर सके, तो हमारे सॉल्वेंट कहलाते हैं। दिवालिया वह व्यक्ति होता है जिसकी एसेट्स कम, लाइबिलिटीज ज्यादा होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एसेट्स कम होंगे और लाइबिलिटीज ज्यादा होते हैं। अ पर्सन और एंटरप्राइज which is not in a position to pay its debt is called insolvent। वह व्यक्ति जो अपने डेट को, जो अपने ऋण को भुगतान करने कंडीशन में नहीं होता, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है, हमारा दिवालिया कहलाता है। एंड किसी भी कंपनी को दिवालिया करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इंडियन लॉ में, जो कंपनी लॉ में ऑलरेडी मेंशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सॉल्वेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी भी पैसे को पेमेंट करने के लिए सक्षम होता है, एबल होता है। एंड सॉल्वेंट पर्सन्स ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव एबल टू पे ऑल हिज डेट। सॉल्वेंट व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने सारे पैसे को रिटर्न करने में, उधार करने की कंडीशन में होता है। ओके, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज इन अ पोजीशन टू पे, इट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, सो सॉल्वेंट कौन है, जो अपने पैसे को रिटर्न करने की कंडीशन में होता है। एंड नेक्स्ट इज टर्नओवर। टर्नओवर मतलब एक समय अवधि में एक कंपनी ने टोटल कितना सेल किया है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। सो एवरी कंपनी फाइंड द फाइनल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द फिक्स फाइनेंशियल ईयर। जब टर्नओवर होता है, कोई भी कंपनी अपने टर्नओवर को जरूर फाइंड आउट करती है कि टोटल जो फाइनेंशियल ईयर है, सपोज दैट 2021 एंड 22, 2020 एंड 21 जो हमारा वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर में उसने टोटल कितना जो सामान है वो सेल किया है।
एंड टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन पर्टिकुलर पीरियड। जो टर्नओवर की निश्चित समयावधि में, समयावधि से यहाँ लेना यहाँ पे हमारा लेना फाइनेंशियल ईयर से, वित्तीय वर्ष से, कि हमने टोटल कितना जो है सेल किया है। ओके, नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। पशुधन किसे कहते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जिनका भी व्यवसाय किया जाता है, वो सबके साथ लिविंग थिंग्स होते हैं, तो हमारे लाइव स्टॉक के अंतर्गत कहलाते। लाइक जो घोड़े हो गए, घोड़े हो गए हमारे, एलिफेंट हो गए, डॉग हो गए, कैट्स हो गए, मधुमक्खियाँ हो गए, तो ये सारे जो डेयरी फार्म हो गए, मुर्गी फार्म हो गए, मधुमक्खी पालन हो गए, सुअर पालन हो गए, ये सारी जो चीजें हैं, ये सब के सब हमारे लाइव स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। एंड ये भी एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि भेड़ों से हमें ऊन मिलता है। एंड जो खरगोश होते हैं उन्हें भी लोग पाल, उनका भी बिजनेस करते हैं, डॉग से उनका भी बिजनेस करते हैं, तो ये सब के सब हमारे लाइव स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जिनका भी व्यवसाय किया जाता है, वो सारे हमारे लाइव स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। विनियोग किसे कहते हैं? विनियोग को अगर हम सरल शब्दों में कहें, इन सिंपल लैंग्वेज, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि भविष्य के लाभों के लिए वर्तमान में धन का त्याग करना ही विनियोग कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बिकॉज जो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हम प्रेजेंट टाइम में ही करते हैं। सो वी हैव टू फॉलो मैनी सैक्रिफाइसेस इन द प्रेजेंट टाइम। सो वर्तमान में हम जो इच्छाएं रहती हैं उनको खत्म करते हैं, उससे हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं फ्यूचर के लिए, जैसे शेयर खरीद लेना, डिबेंचर कर लेना, परचेस कर लेना, एंड किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेस कर लेना, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेना, कोई एसेट्स परचेस कर लेना, वो सब के सब हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं देता है। सो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड्स in the shares of or debenture of the company with the intention of earning a return। मतलब एक अच्छे रिटर्न की आशा में जब हम पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर द इन द सेंस ऑफ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड एनी लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। विनियोग किसे कहते हैं? तो अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, और इन्वेस्टमेंट के दौरान आप उसे यूज नहीं कर सकते, वही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो चैप्टर्स है, इसे हमने कई पार्ट्स में बनाया है, ताकि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, इजीली आप उसे देख सको। ओके, सो अगर यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम है, देन आप पूरे प्रीवियस प्लेलिस्ट चेक करके सारे वीडियोस को आप प्ले करके चेक करो। And then today we have done this chapter. Okay, in our next video we shall start new chapters of accountancy, and don't forget like, share and subscribe your own YouTube channel e-commerce. So bye.